नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बलराम यादव। मैं यहाँ मार्बल सिटी हॉस्पिटल किशनगढ़ में जे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। दोस्तों, हम आज बात करेंगे हार्ट अटैक के क्या कारण हैं, हार्ट अटैक के क्या सिम्पटम्स होते हैं, क्या साइंस होते हैं और उससे होने वाली परेशानियाँ और उसका इलाज और फाइनली इसको रोकथाम के लिए हम क्या-क्या उपाय कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे विश्व में और हमारे देश में हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इससे होने वाली मौतें भी लगातार बढ़ती जा रही है। और हम जानते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज़ है जिसकी वजह से आदमी की मृत्यु होती है और जान जाती है। हम देख रहे हैं कि आजकल 30 से 40 साल वाले उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक जैसी बीमारी उत्पन्न हो रही है और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो रही है। तो हाँ, जहाँ हम देखेंगे कि इनको कैसे हम रोका जा सकते हैं और उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, हार्ट एक जिसको हम हृदय बोलते हैं, एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग से लेता है और उसे पूरी बॉडी में प्रवाह करता है, ताकि बॉडी के हर एक पार्ट जो है ऑक्सीजन युक्त और पोषण युक्त ब्लड पहुँचता है, उसकी वजह से नॉर्मली उनकी फंक्शनिंग होती है। हार्ट जो एक तरह का मस्कुलर एक मांसपेशियों से बना हुआ अंग है, जो कि लगातार काम करता रहता है और हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है इसको लगातार काम करते रहना। इसमें ये लगातार एक नियंत्रण तरीके से पंप करता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला पार्ट शामिल होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये संकुचित होता है, जिसकी वजह से ब्लड बाहर जाता है और रिलैक्सेशन मतलब ये शिथिल होता है, जिसकी वजह से ब्लड इसमें अंदर आता है। तो ये रक्त प्रवाह है जो पूरी बॉडी में वाहिनियाँ जिनको हम धमनी और शिरा कहते हैं, उसके थ्रू ये जाता है। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन की मात्रा 1 मिनट में लगभग 60 से 100 के बीच होती है। इससे ज़्यादा और इससे कम होना एक तरह से हार्ट की बीमारी को हम माप सकते हैं। दोस्तों, हार्ट को प्रॉपर वर्क करने के लिए इसे भी एक पोषण और एक ऑक्सीजन युक्त ब्लड चाहिए होता है, जो कि इसको रक्त वाहिनियों से मिलती है, जो मेनली एक तरह से जाल के रूप में बिछी होती है हार्ट के चारों तरफ। तो ये जाल बेसिकली 3 मेजर आर्टरीज़ होती है इसमें, ये 2 बाईं तरफ और 1 दाईं तरफ, जिसको एलएडी, एल6 बाईं तरफ की आर्टरीज़ को बोलते हैं और आरसी दाईं तरफ की आर्टरी को बोलते हैं। तो इसमें लगातार और रेगुलर और एडिक्वेट मात्रा में ब्लड सर्कुलेट होना एक हार्ट के लिए एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। इन वाहिनियों के अंदर जो मैंने अभी बताया, इसमें थोड़ा बहुत रुकावट या रोकथाम होने की वजह से हार्ट का में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, हार्ट की जो पावर होती है, जो पंपिंग कैपेसिटी होती है, वो धीरे कम हो जाती है। और अगर मात्रा रोकथाम लंबे टाइम के लिए रोक दिया जाता है, तो इससे हार्ट अटैक जैसी परेशानियाँ आ जाती है। तो ये हमने एक बेसिक देखा। हम देखते हैं कि ये हार्ट अटैक होता क्यों है? ये जो हार्ट की जो धमनियाँ, जो वाहिनियाँ होती हैं, इसमें रुकावट आने का बहुत सारे कारण हैं। इनमें से एक बेसिक कारण होता है ज़्यादा रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से। ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने से दोस्तों हार्ट की जो वाहिनी है उसमें वो सख्त हो जाती है। उसके उसके अंदरूनी वाला पार्ट जो है, अंदर वाला पार्ट जो है, उसके अंदर इंजरी होती है, उसमें नुकसान होता है, जिसकी वजह से उन नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जिन लोगों में ज़्यादा होती है उसमें जल्दी और जिन लोगों में कम होता है उसमें धीरे-धीरे मात्रा में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है और एक तरह से इन्फ्लेमेटरी कैस्केड चालू हो जाता है। और जो कोलेस्ट्रॉल उसमें जमा होता है वो इंजरी की वजह से उसे हम एथिरोमा बोलते हैं या एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं और उस पार्ट को हम प्लेक बोलते हैं। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस धीरे-धीरे चलती है, जो कि लगातार बढ़ती रहती है। जो लोग ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या जिनको लंबे टाइम से डायबिटीज़ है जो कि अनकंट्रोल्ड है, या वो लोग जिनको ओबेसिटी है, ज़्यादा मात्रा में मोटापा है, उन लोगों में ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जल्दी-जल्दी बढ़ती है। इसकी वजह से धीरे-धीरे हमारी हार्ट की वाहिनियों में रुकावट की परेशानियाँ बढ़ती रहती है।
और एक टाइम ऐसा आता है जब ये कंप्लीट इसका ऑक्लूजन हो जाता है, तो जो रक्त का प्रवाह है टोटली बंद हो जाता है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्ट अटैक आना। तो इसके कारणों में हम देखें तो बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर रहना, जो कि लंबे टाइम से होना, और जो भी अनकंट्रोल, जो बराबर मात्रा में मान लो मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, उन लोगों के में अंदर ये प्रोसेस ज़्यादा होती है। और अगर यंग कम उम्र के अंदर आपको हाइपरटेंशन है, तो वो एक तरह का रिस्क फैक्टर बन जाता है। दूसरा कारण है, जिन लोगों को लंबे टाइम से डायबिटीज़ है, उन लोगों में अगर अनकंट्रोल रहती है, तो हाई ब्लड शुगर उस एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस को बढ़ा देता है, और उसकी वजह से उसकी रोकथाम ब्लड फ्लो प्रवाह का रोकथाम रुक जाता है। उसके अलावा ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग करने से लगातार हमारे बॉडी के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ उसकी संख्या बढ़ जाती है, और वो एक तरह से बैड सिग्नल होता है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। इसके अलावा जिन लोगों में मोटापा होता है और ज़्यादा ओबेस होते हैं, उन लोगों को डायबिटीज़ की संभावना बढ़ जाती है, और एक तरह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए प्रोन होते हैं। तो उन लोगों में एथेरोस्क्लेरोसिस की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा अगर हम कहें कि ज़्यादा मात्रा में जो अल्कोहल लेते हैं, जिन लोगों को सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, जो बैठे रह के काम करते हैं और बिल्कुल भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है, वो लोग भी इसके लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। और हम देखें तो जिन लोगों को स्ट्रेस यानी मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा और काम का स्ट्रेस होता है, उन लोगों के लिए भी, वो लोग भी इनके लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो ये सब की वजह से हार्ट की नस के अंदर रुकावट होती है, और उस रुकावट की वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। जैसा कि हमने देखा कि अगर 100% नस बंद हो जाती है, तो उसके बाद हार्ट अटैक आता है। तो दोस्तों, हार्ट अटैक के क्या सिम्पटम्स, क्या साइन होते हैं, क्या परेशानी होती है जब हार्ट अटैक आता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मली हम सबसे सुनते हैं कि हार्ट अटैक के दौरान आपको चेस्ट पेन, सीने में दर्द होता है। वो सीने में दर्द आपकी चिन से लेकर के अपर पार्ट अम्लाइकस तक हो सकता है। ये दर्द आपको बहुत ही सीवियर होगा। ये एकदम सेंटर ऑफ द चेस्ट के अंदर ज़्यादा लोगों में होता है, और ये दर्द लेकिन कुछ लोगों के अंदर आपको जबड़े में हो सकता है, गर्दन में हो सकता है, पीठ में हो सकता है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में हो सकता है, और ये दर्द आपकी बाजू में भी जा सकता है। ये दर्द लगातार होता रहेगा, और आपको इसके साथ में आपको पसीना आ सकता है, बेचैनी, घबराहट हो सकती है, उल्टी जैसा हो सकता है, चक्कर आ सकता है, और साँस की परेशानी भी हो सकती है। अगर सिम्पटम्स, ये परेशानी आपको अगर होती है, तो आपको ज़्यादा संभावना है कि आपको हार्ट अटैक आया है, या हार्ट की धमनियों की रुकावट वाली परेशानी है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बेहोशी हो सकती है, और आपको उल्टी जैसी संभावना हो सकती है। ये सब चीज़ें अगर आपको होती है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ऐसे में आपको जो भी नज़दीकी रिलेटिव है उसको बताना चाहिए कि मुझे ये परेशानी हो रही है, और जितना जल्दी हो सके आपको जल्दी से जल्दी नज़दीकी हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाना चाहिए। और वहाँ जाके आपको डॉक्टर से बताना चाहिए कि ये परेशानी हुई है, और इसके बाद और डॉक्टर तो आपको इमीडिएटली एक ईसीजी करना होगा। और ईसीजी करने के बाद हम बता सकते हैं कि हार्ट अटैक है, या हार्ट की वाहिनी में रुकावट जैसी एक आइडिया ले सकते हैं। ईसीजी के अलावा आपको हार्ट का स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, जिसे हम 2D इको बोलते हैं। 2D इको करना चाहिए, जो जिसमें आपकी हार्ट की पावर और हार्ट के वॉल की दिक्कतों को हम जाँच सकते हैं। अगर आपको हार्ट अटैक कन्फर्म हो जाता है, ईसीजी या इको या फिर ट्रोपोनिन टेस्ट होते हैं, कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हार्ट अटैक है। अगर ये कन्फर्म होता है, तो हमें इमीडिएटली हमें कुछ दवाएँ लेनी चाहिए जो खून को पतला करती हैं, जिनको हम एंटीप्लेटलेट और एंटीकोगुलेशन बोलते हैं। इनमें सबसे पहले हमें एस्पिरिन होती है, वो एस्पिरिन लेना होता है, और बाकी एंटीप्लेटलेट जैसे क्लोपिडोग्रेल, प्रासोग्रिल और टिकाग्लो जैसी दवाएँ हैं, वो इमीडिएटली लेनी होती है, और स्टैटिन, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करती है। ये 3 दवाएँ इमीडिएटली लेनी होती है, और इसके साथ हमें जो रक्त का जो रुकावट हो गई है, जो थक्का बन गया है, उसको हम पिघलाने के लिए दवाई होती है, जिसको हम थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट कहते हैं। वो लेना चाहिए, या फिर हमें तुरंत ही एंजियोग्राफी करनी चाहिए। दोस्तों, एंजियोग्राफी एक जाँच होती है, जिसमें हमारा हार्ट की जो नस को देखने के लिए हम एक वायर से एक
कैथेटर से अंदर जाके एक डाई नामक चीज़ होती है जिसे हम डाल के हम देख सकते हैं। उसके दौरान एक्स-रे खींचा जाता है और एक्स-रे में हम पता कर सकते हैं कि नस कौन-सी जगह पे और कितनी बंद हुई है। अगर नस ज़्यादा मात्रा में बंद हुई है, मान लो 100% ब्लॉक है या 90% से ऊपर ब्लॉक है, तो हमें तुरंत ही उसे खोल करके और उसके अंदर डॉक्टर से सलाह लेने के बाद हमें अगर उसके कॉम्प्लिकेशन या इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो हमें एंजियोप्लास्टी करना चाहिए। एंजियोप्लास्टी वो होती है जिसमें हम बलून नस में बलून करके उसके बाद स्टेंट लगाते हैं। तो ये एक एंजियोप्लास्टी और इमरजेंसी में की एंजियोप्लास्टी को हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी होती है। इससे आपको ये कराने से आपको हार्ट अटैक से आने वाली परेशानियाँ जैसे कि हार्ट अटैक के दौरान आपका बीपी कम हो सकता है, आपका बीपी बढ़ सकता है हार्ट फेल हो सकता है, आपकी साँस की तकलीफ हो सकती है, आपकी धड़कन जो अनियमित रूप से हो सकती है, वो हम रोक सकते हैं और ये सब करने से आपकी जान को भी जान भी बच जाती है जो हार्ट अटैक से नॉर्मली संभावना होती है मृत्यु होने की वो हम रोक सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको होने के बाद में डिस्चार्ज होने के बाद भी कुछ मेडिसिन्स है, कुछ दवाइयाँ हैं जो लगातार टाइम से के लिए लेते रहना चाहिए ताकि आपका स्टंट के अंदर परेशानी नहीं हो और आगे फ्यूचर में कभी वापस ऐसे अटैक जैसी संभावना नहीं हो। तो इसमें हमें एंटीप्लेटलेट जो कि मैंने बताया कि एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल और टिकाग्लोर, प्रासोग्रेल जैसी दवाइयाँ हैं वो हमें लगातार टाइम से लेनी चाहिए। आपके डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग उससे जितना समझाया जाए उसी मात्रा में लेना चाहिए और बिना डॉक्टर से पूछे बंद नहीं करना होता है। इसके अलावा आपको बीपी की अगर बीपी की परेशानी है तो बीपी, डायबिटीज़ ये सब की दवाएँ भी नियमित रूप से लेनी चाहिए और लगातार डॉक्टर के फ़ॉलो अप में रहना चाहिए। दोस्तों ये तो ट्रीटमेंट की बात होगी, हम बात करते हैं ये हार्ट अटैक को हम कैसे रोक सकते हैं? इसके रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? तो इसमें हम देखेंगे कि जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, जिनको बीपी ज़्यादा रहता है, उन लोगों को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और एक रेगुलर मात्रा में आपको ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए और लगातार बीपी चेकअप करते रहना चाहिए और बीपी को एक कंट्रोल लेवल में होने से हम आपको हार्ट अटैक की संभावना को कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप नमक का सेवन कम कर सकते हैं और जिसकी वजह नमक का सेवन कम करने से आपका ब्लड प्रेशर और बेटर तरीके से कंट्रोल हो सकता है। तो बीपी कंट्रोल रख के हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। दूसरा जिन लोगों को ओबेसिटी है या ज़्यादा मोटापा है, उन लोगों को आपको वज़न कम करना चाहिए और बीएमआई जो है लेस देन 23.5 से कम रखना चाहिए ताकि आपको जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम और डायबिटीज़ और इसकी संभावना कम हो जाती है। इसके साथ-साथ हार्ट अटैक की संभावना भी कम हो जाती है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उन लोगों को लगातार डायबिटीज़ की दवाएँ लेते रहना चाहिए और उनका शुगर एक कंट्रोल लेवल में होना चाहिए ताकि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, जो एथीरोमा है, उसकी संभावना कम हो जाए और हार्ट अटैक की परेशानी कम हो जाए। इसके अलावा आपको डाइट डाइट एक प्रॉपर तरीके से डाइट रहना चाहिए जिसमें हम बोला जाता है कि ज़्यादा फाइबर कंटेंट और लो सैचुरेटेड फैट और हाई प्रोटीन डाइट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी चाहिए। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ज़्यादा फाइबर लेने से आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हम कम कर सकते हैं, जो कि हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। तो उन चीज़ों को हम ज़्यादा सेवन करना चाहिए। ये चीज़ें आपको ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाने में, हरी सब्जियाँ खाने में फल खाने में और नट्स खाने में आपको ज़्यादा फाइबर इंटेक मिल सकता है। और अगर हम ज़्यादा फाइबर डाइट लेंगे तो हम जो ज़्यादा मीठे पदार्थ हैं, ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं, उनकी मात्रा को हम कम कर सकते हैं। तो एक तरह से बैलेंस कार्बोहाइड्रेट डाइट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको वो चीज़ें कम खानी चाहिए जिसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसा कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि ज़्यादा घी और हाइली प्रोसेस्ड फूड तली हुई चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें खाने से आपको अ, से ब सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होती है और ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि हार्ट के लिए नुकसानदायक रहती है, जो कि एथेरोमा को इस रैपिडली प्रोग्रेस कराती है। तो हमें क्या खाना चाहिए? तो हमें वो चीज़ें खानी चाहिए जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा हो, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा हो। तो इनमें आप देख सकते हैं वनस्पति तेल जैसा कि सनफ्लावर ऑयल, सेफ्लॉवर ऑयल इसमें उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है और आपको एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट करता है।
इसके अलावा आपको ज़्यादा प्रोटीन डाइट खा सकते हैं जिसमें नट्स और दालें होती हैं जिनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और फैट की मात्रा कम होती है। दोस्तों इसके अलावा आपको खाने के अंदर नमक की मात्रा कम से कम रखनी चाहिए और जिसकी वजह से आपको बीपी का कंट्रोल होता है और आपको हार्ट अटैक से आने वाली परेशानियाँ भी कम हो जाती है और एक एथेरोस्क्लेरोसिस की मात्रा को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपकी शारीरिक एक्टिविटी जिसको हम फिजिकल एक्टिविटी को भी आपको एक रेगुलर तरीके से बढ़ानी चाहिए जो आपको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, मोटापा कम करता है। इसके अलावा आपको एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस को धीरे करता है और आपको जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको कंट्रोल में लेके आता है, आपकी शुगर को है जो बेहतर तरीके से कंट्रोल में आता है। तो आपको अगर आपको हार्ट की संभावना लगती है, तो आपको रेगुलर एक मॉडरेट टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें हम रनिंग कर सकते हैं लगभग आधा घंटा रोज़ और अराउंड 150 मिनट्स 150 मिनट आपके 1 सप्ताह के अंदर ये रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपको बीपी एक बेहतर कंट्रोल में होता है और एथेरोमा की प्रोसेस को हम आप जो है धीरे कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको स्मोकिंग जो होती है वो हमारे हार्ट के एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ाता है और जो स्ट्रोक की संभावना को भी बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ये सब चीज़ें हैं जो स्मोकिंग की वजह से होती है और इसके अलावा आपके लंग्स के कैंसर और सीओपीडी और बाकी अदर ऑर्गन्स को भी वो डैमेज करता है। तो स्मोकिंग आपको टोटली नहीं करना चाहिए और पैसिव स्मोकिंग जैसी चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए और कम से कम करना चाहिए ताकि बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़े नहीं और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़े नहीं और आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़े। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बोलना चाहूँगा कि आजकल काम को लेके और मेंटल ट्रॉमा ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है। इसकी वजह से स्ट्रेस की मात्रा बढ़ती है और स्ट्रेस ये सब का एक तरह से बेसिक फिजियोलॉजी होती है जिसकी वजह से एथेरोमास्क्लेरोसिस और इसकी प्रोसेस चालू होती है और रैपिडली तरीके से बढ़ती है। इसकी वजह से आपकी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ती है। तो ये सबको कम करने के लिए आपको स्ट्रेस का लेवल कम से कम करना चाहिए, उससे दूर जाने के तरीके ढूँढने चाहिए। आपको एक रेगुलर योगा और मेडिटेशन करना चाहिए जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस जो है आपको कम कर सकते हैं। ये सब कम करने से और सब उपाय देखने से आप एक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप को हार्ट अटैक की संभावना जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस होती है उसकी प्रोसेस को धीमा कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। और फ्यूचर में होने वाले हार्ट अटैक की परेशानियों को कम कर सकते हैं। और अगर आपको हार्ट अटैक हो जाता है या इसके बाद भी आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेना चाहिए और ट्रीटमेंट होने के बाद में आपको लगातार डॉक्टर से फ़ॉलो-अप में रहना चाहिए और आपकी दवाइयों को नियमित मात्रा में लेना चाहिए ताकि दोबारा होने के चांसेस कम हो और आपका हार्ट हेल्दी रहे। बस इसके बारे में यही बोलना चाहूँगा और थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू।